गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की थर्ड ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। आज जो हम टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, और उसके साथ साथ हम उसके टाइप्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। और एक्सटर्नल के अंदर बहुत बार मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके जो टाइप्स हैं उसके रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन, उसका डिफरेंस भी पूछे जाते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स। तो इसका आंसर अपन देंगे कि पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी मींस ये क्रेडिट पॉलिसी के बारे में बताएंगे कि वो क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज हाउ सेंट्रल बैंक्स मैनेज लिक्विडिटी टू क्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ। ए लिक्विडिटी इज हाउ मच देयर इज इन द मनी सप्लाई that includes credit, cash, checks and money market mutual funds. The most important of this is credit. It includes loans, bonds and mortgages. Credit policy is a part and peripheral of economic policy. It considers all those measures through which central bank of the country, RBI, गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सेंट्रल बैंक्स मैनेज करती है लिक्विडिटी को, जो कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को क्रिएट करती है। जो लिक्विडिटी होती है वो डिपेंड होती है उस मनी सप्लाई से। जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्रेडिट क्या है, हमारा कैश कितना है, चेक्स कितने हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ हमारे क्रेडिट से रिलेटेड होती हैं जिनको मेजर किया जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस इज़ क्रेडिट। इट इंक्लूड्स लोन, बॉन्ड्स एंड मोर्टगेज। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम? लोन्स, बॉन्ड्स, मोर्टगेज, जो कि मार्केट के अंदर एक क्रेडिट के रूप में मनी सप्लाई हो रही है। क्रेडिट पॉलिसी जो पार्ट है वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी का एक पार्ट है। इसके कंसिस्ट के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो कुछ चीज़ों को मेजर करती है, जो आगे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन जो है मॉनेटरी पॉलिसी की वो ये है कि द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द प्लान ऑफ एक्शन अंडरटेकन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी, स्पेशली द सेंट्रल बैंक, to regulate and control the demand for and supply of money to the public and flow of credit so as to achieve the macroeconomic goals। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक प्लान है जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी जो एक्शन अंडरटेक करती है। साथ साथ जो बेसिकली ये जो मॉनेटरी अथॉरिटी है ये हमारी सेंट्रल बैंक होती है, मीन्स आरबीआई होती है। ये जो मार्केट के अंदर मीन्स जो इकोनॉमी के अंदर जो मनी की जो डिमांड है और सप्लाई है उसको कंट्रोल करती है, जो कि पब्लिक के पास होता है, और साथ साथ उन क्रेडिट्स को फ्लो करती है जिससे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ रूल्स मॉनेटरी पॉलिसी के। मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ बट इट कैन प्रूव अ कंडक्टिव इन्वायरमेंट दैट इंकरेज ग्रोथ through low and stable price. When prices are stable, people can effectively plan to invest, save and consume. When there are indication of excess supply of money and rising inflationary pressure, the banks adopt the dear or restrictive monetary policy through the construction of credit. जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करती है, वो कुछ चीज़ों को प्रूव करती है जो कि उसके कंडक्टिव इन्वायरमेंट को इंकरेज करने के लिए होता है। वो इकोनॉमिक ग्रोथ में प्राइस के लो और उसके स्टेबल होने के लिए किया जाता है। जब प्राइस स्टेबल होती है तो जो पीपल्स हैं, मीन्स जो सिटीजन्स हैं, वो प्लान करते हैं कि वो कहीं पैसा इन्वेस्ट करें, उसको सेव करें, उसको कंज्यूम करें। और साथ साथ ये इंडिकेशन भी देती है कि जो मनी की जो सप्लाई है वो एक्सेस हो, और साथ साथ जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो भी राइज हो बैंक्स के साथ साथ। इसके हिसाब से जो मॉनेटरी पॉलिसी इन चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करती है जो कि किसी क्रेडिट के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन देयर इज़ अ लो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी in the deflationary situation, bank through cheap or expansionary money policy increase the money supply of money in order to stimulate domestic demand। अगर हम दूसरे तरफ से देखें तो अगर मनी सप्लाई लो है किसी इकोनॉमी के अंदर, तो उस कंडीशन में डिफ्लेक्टरी सिचुएशन होती है और बैंक कुछ चीप और एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी को इंक्रीज़ करता है, जिससे जो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है और जो कि उस डोमेस्टिक डिमांड को स्टिमुलेट करती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो दो टाइप्स हैं वो है एक एक्सपेंशनिस्ट और दूसरी है कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनिस्ट हम एक जनरल वे में समझें तो ये हेल्प करती है इकोनॉमी को अप करने के लिए, स्पीड उसकी ग्रोथ करने के लिए, जो कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को हाई करती है। और जो कॉन्ट्रैक्शनरी होती है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करती है, स्लो करती है।
अब इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्टेड व्हेन द इकोनॉमी इज इन ए रिसेशन and the unemployment is the problem. The expansion policy is undertaken with an aim to increase the aggregate demand by cutting the interest rate and increase the supply of money in the economy. The money supply can be increased by buying the government bonds, lowering the interest rates and the reserve ratio. By doing so, the consumer spending increases, the private sector borrowing increases, and unemployment reduces, and the overall economy grows. Expansionary policy is also called an easy monetary policy. जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है इसको तब एडॉप्ट किया जाता है जब किसी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन होता है, मींस कि उस कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक्सपेंशन वो पॉलिसी जो है हमारी, जिसको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, वो इसलिए अंडरटेक की जाती है जिससे हम अपनी जो एग्रीगेट डिमांड है उसको इंक्रीज़ कर सकें, जिससे कि जो हमारी इंटरेस्ट रेट हैं, है ना, उनको हम कम करें, जिससे कि जो मनी की जो सप्लाई है इकोनॉमी में वो इंक्रीज़ हो सके। हम मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं जिससे हम जो जब करते हैं, जब हम किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ख़रीदते हैं, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देते हैं और रिजर्व रेशियो को भी कम कर देते हैं। इन सब चीज़ों को करने के लिए जो कंज्यूमर है वो अपनी जो स्पेंडिंग है उनको इंक्रीज़ करता है, प्राइवेट सेक्टर अपने बोरिंग्स को इंक्रीज़ करती है, और साथ साथ किसी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होता है, और उससे क्या होता है कि उस इकोनॉमी ग्रोथ होती है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी को हम इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड है वो है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। द कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज अप्लाइड व्हेन द इन्फ्लेशन इज ए प्रॉब्लम and economy needs to be slowed down and curtailing the supply of money. The inflation is characterized by increased money supply and increased consumer spending. Thus, the contractionary policy is adopted with an aim to decrease the money supply and the spending in the economy. This is primarily done by the increasing the interest rate so that the borrowings become expensive. Thus, these are the monetary policy applied by the monetary authority to control the inflationary and recessionary pressure in the economy. अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये तब अप्लाई की जाती है जब किसी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम होती है और जो उसकी इकोनॉमी है वो स्लो होने लग जाती है, तो उस समय हम जो मनी सप्लाई है उसको कम कर देते हैं। जब इन्फ्लेशन होता है वो उस कंडीशन में होता है जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। जो कंटिन्यूसली पॉलिसी है वो अडॉप्ट इसलिए की जाती है, उसका एम इसलिए होता है कि उससे हम जो मनी सप्लाई उसको डिक्रीज़ कर सकें और जो स्पेंडिंग्स हैं इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर्स की जो स्पेंडिंग्स है उनको भी कम करें। इसका जो मेन जो वो होता है कि उसमें हम जो इंटरेस्ट रेट है उनको बढ़ा देते हैं और जो बोरिंग्स है उनको बहुत ज़्यादा, जो प्राइवेट सेक्टर की जो बोरिंग्स है उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर देते हैं, जिससे लोग उनको बाई नहीं कर पाएँ और जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल हो सके। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा कंट्रोल की जाती है, चाहे वो इन्फ्लेशनरी हो चाहे रेसेशनरी प्रेशर में होती है कभी भी कोई इकोनॉमी के अंदर। अब हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है क्वांटिटेटिव मेजर। दे आर द ट्रेडिशनल मेजर ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल। ऑल द क्वांटिटेटिव मेथड्स अफेक्ट द एंटायर क्रेडिट मार्केट इन द सेम डायरेक्शन. This means their impact on all sectors of the economy is uniform, but however it does not take into consideration the objective of credit control. The quantitative measure includes the following methods: OMO, bank rate and discount rate, cash reserve ratio. अगर हम क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करें तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग जो मॉनेटरी कंट्रोल करने के जो ट्रेडिशनल मेजर्स है उनको यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो क्वांटिटेटिव मेथड्स है वो क्रेडिट मार्केट को अफेक्ट करता है, साथ साथ वो जितने भी इम्पैक्ट्स हैं जो भी हमारे सारे सेक्टर्स के अंदर हैं, मींस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर जो कि यूनिफॉर्म है उनको भी इम्पैक्ट करता है। इसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि जो क्रेडिट कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कंसिडर नहीं किया जाता, और जो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं उनके अंदर जो इंक्लूड मेथड्स हैं वो हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, डिस्काउंट रेट एंड कैश रिजर्व रेशियो। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, इंस्ट्रूमेंट है, वो है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर नॉट सर्व्ड बाय द क्वांटिटेटिव मेथड्स, द इकोनॉमिस्ट rely on selective control method to fulfill the purpose. The credit objective may include rationing the credit, directing the flow of credit from least important sectors to the most important sector, controlling and speculating tendency based on the availability of bank credit. Thus, these credit are very well served by the selective control methods. It includes the following monetary policy. And these are credit rationing, change in lending margins, moral succession.
In addition to these measures, the central banks use a liquidity adjustment facility, repo rate and reverse repo rate to control the regulate the money supply in the economy. The repo rate is the rate at which commercial banks borrow from RBI, while reverse repo rate is the opposite of repo rate. It is the rate at which RBI borrows from the commercial bank against the government security. The RBI keeps changing these rates at its discretion. The repo rate increases the money supply. The repo rate increases the money supply while the reverse repo rate decreases the money supply इन द इकोनॉमी। तो जो सेकंड हमारा इंस्ट्रूमेंट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्रेडिट कंट्रोल करने का होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू। जो इकोनॉमिस्ट है वो हमारे वो इन चीज़ों को यूज़ में लेते हैं, इन मेथड्स को यूज़ करते हैं जिससे क्रेडिट को कंट्रोल किया कर सकता है और उनके जो पर्पज़ है उनको फुलफ़िल किया जा सके। जो क्रेडिट ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर इंक्लूड होता है रेशनिंग क्रेडिट, डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट फ्रॉम लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब कि जहाँ पे क्रेडिट फ्लो डायरेक्ट हो रहा है, मतलब कि हम क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में ट्रांसफ़र करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो भी बैंक क्रेडिट्स होते हैं और जो भी अवेलेबिलिटी होती है बैंक क्रेडिट्स की उनको के अंदर भी। साथ साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि सेलेक्टिव कंट्रोल मेथड्स को पूरा करना जिससे हमारी इकोनॉमी की जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल हो सके। तो इसके अंदर जो हम मॉनेटरी मेजर्स करते हैं वो होते हैं क्रेडिट रेशनिंग, change in lending margins and model situation. In addition to these measures, the central bank uses a liquidity adjustment facility repo rate. जब इन तरीके के मेजर्स जो करती है तब सेंट्रल बैंक कुछ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मेथड्स यूज़ करती है जिसके अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है जो कि कंट्रोल और रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को किसी इकोनॉमी के अंदर। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिसमें कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से कुछ बोरो करती है, और रिवर्स रेपो रेट क्या है कि जब आरबीआई बोरो करती है किससे? कॉमर्शियल बैंक से कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट। मींस कि हम रेपो रेट जो है उसका अगर हम अपोजिट देखें तो वो हमारी क्या है? रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई क्या करती है उस कंडीशन में इन रेट के अंदर चेंजेस लाती है जिससे कि अगर रेपो रेट इंक्रीज़ होएगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ होएगी, अगर रेपो रेट डिक्रीज़ होएगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ होएगी इकोनॉमी के अंदर। अब हम ऑब्जेक्टिव्स को थ्रू आउट कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें हम मॉनेटरी पॉलिसी की तो उसका फर्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनल प्राइजेस। हैवी फ्लक्चुएशन इन द जनरल प्राइस लेवल इज नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी एंड दे रिजल्ट इन अनसर्टेनिटी, डैमेजिंग प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। टू इंश्योर हेल्थी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, स्टेबिलिटी इन प्राइस इज एडवाइज थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहली जो ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का वो ये है कि जो इंटरनल प्राइस है उनको अंदर स्टेबल आना। अगर हम देखें तो हैवी फ्लक्चुएशन के बिहाफ पे जो जनरल प्राइस लेवल है वो इकोनॉमी के अंदर गुड नहीं माना जाता, क्योंकि ये जो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है कि रिस्क की अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, जो प्रोडक्शन है वो डैमेज हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हो जाती है। तो इसके हेल्थी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें प्राइस को स्टेबल करना चाहिए, ये मॉनेटरी पॉलिसी उसको एडवाइस करती है। Stability in exchange rate. Fluctuation in the external value of currency reduce the volume of foreign trade, so the stability in exchange rate is essential, and this objective is achieved by regulating the volume of currency to stabilize the rate of exchange. अगर हम बात करें तो एक्सचेंज रेट के अंदर भी हमें स्टेबिलिटी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक्सटर्नल वैल्यू की जो करेंसी है अगर वो उसके अंदर फ्लक्चुएशन है तो जो फॉरेन ट्रेड की जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होने लग जाती है। अगर एक्सचेंज रेट को हम स्टेबल रखेंगे तो इसके ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हम जो करेंसी की जो वॉल्यूम है मीन्स जो करेंसी की जो एक्सचेंज स्टेबिलिटी है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। साथ साथ उसको स्टेबल करने से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो भी स्टेबल रहेगी। फुल एम्प्लॉयमेंट। अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सेंट्रल बैंक अडॉप्ट सुटेबल पॉलिसी फॉर दिस पर्पज। जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का वो है कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज के अचीव करना होता है। तो सेंट्रल बैंक्स उन सुटेबल पॉलिसी को अडॉप्ट करती है जो इसके पर्पज़ को पूरा करते हैं। उसके बाद है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ। In order to raise the living standard of people through higher production and general economic growth, the volume of credit is regulated for the प्रॉपर सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू द प्रोड्यूसर। इसके साथ साथ जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वो ये है कि अगर हमें पीपल्स की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को रेज़ करना है तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन को भी रेज़ करना होता है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रेज़ करना होता है। जब हम किसी क्रेडिट की वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं तो हम जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो सप्लाई है क्रेडिट के रिगार्डिंग उसको भी रेगुलेट करते हैं। टू इंकरेज सेविंग्स एंड मोबिलाइज सेविंग्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट,
कि हमें जो सेविंग्स हैं और जो हमारे कैपिटल फॉर्मेशन है और जो डेवलपमेंट है उनके अंदर हमें को इंकरेज करना चाहिए कि लोगों को कहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मनी को सेव किया जाए और उन जो सेविंग्स को मोबिलाइज किया जाए, जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन और किसी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में वो हेल्प कर सके। टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लान प्रोग्राम, और साथ साथ इन्वेस्टमेंट और जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना चाहिए, जिससे कि हम एक प्लान प्रोग्राम्स को अचीव कर सकें। सप्लाई ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एक्टिविटीज़ सो दैट ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट इज़ इंकरेज्ड। अगर हम जो क्रेडिट है उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं और साथ साथ जो डिमांड्स हैं एक्टिविटीज़ को उनको भी इंक्रीज़ करते हैं, तो उससे हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में भी इंक्रीजमेंट होता है। टू कंटेन द इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, हमें जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उनको कंट्रोल करना पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, और साथ साथ हम जो प्राइस स्टेबिलिटी है उनको भी मेंटेन करके रखते हैं। टू इंकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द फाइनेंशियल रिटर्न्स, और जो फाइनेंशियल रिटर्न्स हैं हमारे उससे उसको उसके बिना हम लोग क्या करते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अंदर उसको इंकरेज करते हैं। तो आज के जो लेक्चर के अंदर हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं और उसके क्या क्या मेजर्स हैं, ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर किया। तो आज के लिए इतना ही, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।